आपने कहां चूक किया? चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? साम्यवादी चीन, जो आज वाला चीन है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 संस्था। अच्छा एक चीज बताओ, थोड़ा बात कर ले, अनुमति है? मैंने परमिशन लेना पड़ता है भाई, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना था तो इसकी पहली बैठक कहां हुई थी? मैंने तैयारी की पहली बैठक हुई थी कहां पे? दिल्ली में। अरे दिल्ली का कहीं ऐसा पता नहीं था दिल्ली में क्या होगा। उसकी पहली बैठक हुई वॉशिंगटन डीसी की एक बिल्डिंग है, डम्बार्टन ओक्स भवन का नाम है, उसमें मीटिंग हुई और 5 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने उसमें सम्मिलित हुए। कौन कौन? हाँ, वेरी गुड। फ्रांस, रूस की यूएसएसआर, रूस अभी हाल का नाम है। तो पढ़े लिखे हैं तो इस तरह का ब्लंडर ना करें, नहीं तो कोई घेर लेगा पढ़ा लिखा आदमी, है ना? हाँ बोलो। चाइना, वही तो हम पूछ रहे थे और ध्यान नहीं आ रहा था। हाँ, अरे यूके था, यूएसए था, यूएसएसआर था, फ्रांस था और चाइना था। ये 5 लोग थे जो उसका चार्टर बनाए। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इसके चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पोलैंड पिछड़ गया था। उसी वर्ष पोलैंड कहा, हम भी आ रहे हैं साहब, तो पोलैंड ने भी हस्ताक्षर किया। वही पोलैंड जो अभी यूक्रेन वाली लड़ाई में बड़े सक्रिय दिख रहे हैं। तो कहा जाता है कि कुल मिला के 51 राष्ट्रों ने उसके चार्टर पे हस्ताक्षर किया। अभी तो सदस्य संख्या बहुत बढ़ गई और 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर एग्जीक्यूट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाते हैं हर वर्ष। ये तो कहानी है। और अगर कोई पलट के पूछता है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो इतनी कहानी पता होने के बाद भी सोच रहे हैं, तो आपके रैशनैलिटी में संदेह है। कि कहानी पढ़े हो और पूछा जा रहा है तो सोच रहे हो। अरे संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य था ना चीन। भारत भी था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है भारत में। लेकिन ये बड़ी मजेदार बात है कि 1945 का कौन सा भारत? तो ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत था, लेकिन उन्होंने एक अलग आइडेंटिटी के रूप में भारत को सम्मिलित करा लिया। सदस्य संख्या थोड़ी सी ठीक ठाक दिखे ना भाई, तो हमको शामिल क्या होना था? हमारा तो कान पकड़ के ले चलना था, चलो। हाँ, जबरदस्ती क्या, हमसे कौन पूछने वाला है? और कौन यहाँ था जो पूछने वाला था? तो जाके भारत के नाम भी लिखवा दिए कि भाई लिखो एक नाम और। तो भारत भी संस्थापक सदस्य था। ये सब क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना बेटा, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? स्थापना के समय। अच्छा, रूस कब? तुम क्या बोलते हो बेटा, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यूएसएसआर था। हम क्या पूछ रहे हैं जरा समझने को। अब क्वेश्चन अगर पूछा, आप ही ने तो तर्क बनाया था कि अगर पूछा गया है तो कुछ तो गड़बड़ है, तो उसी गड़बड़ को समझिए। जो साम्यवादी चीन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य था प्रजातांत्रिक चीन, जिसको आज आप ताइवान कहते हैं। ये सदस्य था, संस्थापक सदस्य यह था, और ये 71 तक सदस्य था। और जो आज का चीन है ना, उसका आता पता नहीं था संयुक्त राष्ट्र संघ में। 1971 में साम्यवादी चीन को उसका स्थान दे दिया गया, लोकतांत्रिक चीन को। वो लोकतांत्रिक चीन भी कहा जाता ताइवान। तो उसको कभी, मेरा एक वीडियो है देख लीजिएगा, उसमें बड़ा डिटेल मैंने बात किया है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको हटा के और साम्यवादी चीन को, तो आज वाला जो चीन है ना बेटा, 1971 से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, और सदस्य ही नहीं बना, अस्थायी सदस्य बना।
वीटो पावर भी उसको दे दिया गया। और यही हाल हुआ यूएसएसआर के साथ। रशिया बिखर गया, 1991 में आते आते रूस बिखर गया, तो जाहिर सी बात है दुनिया भर के देश बन गए, यूक्रेन फ्यूक्रेन सब उसी जमाने के बेलारूस बने। ये हुआ कि भाई अब इसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किसको माना जाए, तब रूस को माना गया, यानी यूएसएसआर को रिप्लेस कर दिया किसने, रूस ने। अब यूएसएसआर नहीं रहा। क्लियर है? तो ये सब पे नजर नहीं पड़ती है पढ़ते समय, यही सब ना पूछेगा आपसे, और क्या पूछेगा। दूसरा ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं बेटा, उन अंगों के काम वाम पता है, या कि उनका काम क्या होगा, उनका वर्क क्या होगा। जब आप पढ़ते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फलाना ढमाका जो पढ़ते हो तो समझ में तो आता है ये कहां से आ गया, 6 में तो ये नहीं है, तो 7वां 8वां 9वां 10वां टाइप का हो गया। तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मैं आज तो नहीं बेटा, आज समय नहीं दूंगा, आज हम अपने विषय पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे खत्म भी करना है बेटा, समाप्त भी करना है, समय कम है मेरे पास, और संभवतः हमारा प्रयास होगा कि होली के पहले तक मैं कंक्लूड करूं, जैसा मुझे निर्देशित किया गया है। तो अपने विषय पे बात करेंगे, अगर मौका मिलेगा तो 2 टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। मुझे एक पूरा दिन चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, पूरा एक लेक्चर चाहिए, तब मैं संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा के आपको समझा भी पाऊंगा, उसके पूरे सोच विचार तथ्यात्मक अवधारणाओं के साथ, और फिर इस वायदे के साथ पढ़ाऊंगा कि कोई संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ भी पूछे आपसे, ना पूछे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर पूछेंगे तो हर हाल में बताएंगे। तो पढ़ना इस तरीके से चाहिए ना बेटा, कि जिस इलाके को घेरिए उसको इतना ढंग से घेर लीजिए कि वहां से कोई भी कोई क्वेश्चन पूछे तो बच के जाने ना पाए, और पढ़ें हर इलाके को और बता पाए, एक भी क्वेश्चन नहीं, तो ऐसी पढ़ाई तो ठीक नहीं है, नुकसान हो जाएगा ना बेटा आपका। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन जो मैंने पूछा है आपके दिमाग में होगा, चल रहा होगा, घर जाते जाते याद आएगा सब, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा ढूंढने ढांढने की कि सब क्या था, क्यों बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या उसकी वजह थी, क्या उसकी सोच थी। राष्ट्र नहीं, संयुक्त राष्ट्र, तो वो भी एक राष्ट्र ही बनाने की कोशिश थी, लेकिन एक ऐसा राष्ट्र जो हर राष्ट्रों का समूह हो, और तब दुनिया अमन चैन से रहेगी। क्योंकि जब पूरी दुनिया ही एक राष्ट्र बन जाएगी तो फिर कहां होगा लड़ाई झगड़ा मार पिटाई। उत्तर प्रदेश बिहार में युद्ध सुना है आपने कि कभी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में युद्ध हुआ? उत्तर प्रदेश छोटा है, यूरोप के 3-4 देश समा जाएंगे इसमें, ठीक है। तो क्षेत्रफल में भी ना छोटा है, ना पॉपुलेशन में छोटा है, लेकिन कभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के किसी प्रदेश या किसी प्रदेश का किसी प्रदेश से युद्ध हुआ? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो अगर ये संभव नहीं है तो पूरी दुनिया में क्यों नहीं संभव है? पूरी दुनिया में व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा सकती? एक सबसे बड़ी वाली सरकार रहे, अरे प्रांत की सरकार, देश की सरकार, और एक तो तीसरी सरकार बन जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकार, फिर सांस लो, कोई लड़ाई झगड़ा करो आपस में। तो एक सपना था बेटा, ये सपना अगर पूरा हो जाए तो हम मनुष्य संपूर्ण मनुष्य बन जाएंगे, और जो दंदनाते हुए मिसाइलें और क्या क्या, वो मिसाइलें जाके मनुष्यों के ऊपर गिर रही होंगी ना, वो मनुष्य रशिया का हो चाहे यूक्रेन का हो, तबाही तो मनुष्य की हो रही है ना। अब यह है कि ये सही है वो गलत है, ये तो अपना अपना तर्क है। रूस के नजरिए से देखेंगे तो रूस कहेगा मैं सही हूं, यूक्रेन के नजरिए से देखेंगे तो यूक्रेन भी कह रहा है कि हम कहां गलत हैं, हमारे देश पे कोई काहे हमला करेगा भाई, हमारा जो मन करेगा हम वो सोचेंगे, किसी के हम बंधक हैं क्या? तो गलत वो भी नहीं कर रहा है, फिर क्यों मनुष्य लड़ गए आपस में? तो सबका ईगो, सारा मामला तो ईगो का ही टकराया। जब मना किया था तो काहे नाटो में सम्मिलित हो रहे हो? आप हैं कौन मना करने वाले? और आप यूक्रेन के कोई शहंशाह हैं आप कि आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन सिद्ध तो यही किया जा रहा है कि हाँ है, और तबाह कर रहे हैं पूरा देश। जरा कल्पना करो उस देश को अपने पूर्व स्थिति में आने में कितना समय लग जाएगा अगर युद्ध आज की डेट में बंद हो जाए तो। मुझे तो कोई बिल्डिंग सही सलामत नहीं दिख रही, तबाही का मंजर है चारों ओर, कितने लोग मर गए। तो क्या हासिल होगा लास्ट में? लास्ट में यही कि किसी की कॉलर ऊंची हो जाएगी। देखा
बताया ना, यही होगा और तो कुछ नहीं होगा। यही फिलॉसफी थी बेटा कि आखिरकार ये सब हम क्यों करें, लड़ाई झगड़ा क्यों करें। वो पैसे, एक एक मिसाइल जो देख रहे हो ना टेलीविजन पे, करोड़ों रुपए में एक एक मिसाइलें आती हैं जो दंदनाते हुए फायर हो रही हैं। पैसे की बर्बादी ही तो हो रही है, जीवन की बर्बादी हो रही है। उस पैसे को विकास के कार्य में खर्च किया जा सकता था, मनुष्यों के उपयोग में खर्च किया जा सकता था। बस यही आपकी अंतर्द्वंदिता ना होती। झगड़ा है, ठीक है, विधिक प्रक्रिया से हल करेंगे, एक उचित प्रक्रिया प्रणाली बनाई जाए। उत्तर प्रदेश बिहार में झगड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। और सर्वोच्च न्यायालय तैयार बैठा है कि अगर हो तो आ जाओ हमारे पास, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अरे अभी तो पढ़ा प्रारंभिक एकमेव अधिकारिता है ना, तो झगड़ा नहीं होगा, हमारे पास आओ। न्यायालय बना दिया आपने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। किस काम का न्यायालय, किस काम का न्यायालय? एक वैसा न्यायालय जिसके निर्णय को मानने के लिए कोई बाध्य ही ना हो, और अगर कोई उसके निर्णय को ना माने तो कर क्या लेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि साउथ चाइना में चीन का कुछ भी नहीं है। चीन ने कहा कि ले लो, आओ, इंतजार कर रहे हैं। तो कहा कि नहीं आएंगे। कौन जाएगा वहां शासक में? तो ऐसे न्यायालय का क्या मतलब है? हमारी न्यायपालिका किसी को दंड दे और वो कहते आओ जरा दंड दे के दिखाओ, तो फिर तो तमाशा हो जाएगा ना। तो ऐसा न्यायालय बनाने की क्या जरूरत थी, जिस न्यायालय की बात कोई माने ही ना। और कोई भले मान ले, जो सशक्त राष्ट्र है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। छोटे मोटे श्रीलंका से बनवा देंगे, मलेशिया से बनवा देंगे, मालदीव से बनवा देंगे। अब मनवाओ जरा चीन से, कौन मनवाएगा? तो ये सब बेकार हो गया, ये टीका टिप्पणी आएगी। और कम से कम यूक्रेन के युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत प्रासंगिक हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का तो लगा जैसे कहीं आता पता ही नहीं, कहीं नाम सुनाई दे रहा है। इसी के लिए न बनाए गए थे, और अब आपकी नजर नहीं है। परीक्षा में पलट के पूछेगा कि वर्तमान युद्ध परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पे प्रकाश डालिए। टार्च वॉर्च लेके जाइएगा घर से। ठीक है, चलो छोड़ो बवाल, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हम लोग कहाँ थे बेटा? भाग 6 में थे, है ना? कहां से कहां तक बेटा, याद दिलाइए एक बार। हाँ, ये सब बहुत तगड़े में याद है, वेरी गुड। तो मैंने कहा था केंद्र राज्य संबंध के विषय में कुछ आयोग बनाए गए समय समय पे देश में, कि भाई केंद्र राज्य के बीच के संबंध थोड़े अच्छे हों। तो थोड़ा सा बेटा हम चलेंगे पीछे और थोड़ा सा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे ध्यान रखिए, तो मुझे लगता था अच्छे से समझ में आएगा। देश जब गणतंत्र हुआ, यानी सरकारें हमारे यहाँ बनने शुरू हुई, तो लगभग पूरे भारत में एक ही पार्टी की सरकारें होती थी, कांग्रेस की, लगभग ऑलमोस्ट, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो। ये दौर बड़ा लंबा चला। तो जब एक ही पार्टी की पूरे भारत में सरकारें थी, तो जो समस्या थी, परेशानियां थी, उजागर ही नहीं हो पाई। भाई समस्या कैसे उजागर होगी जब केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार है? तो संविधान तो गया भाड़ में, पार्टी का मुखिया ही कुछ बोलेगा तो सर झुका के सुनना है। यहां संविधान कहां है? अभी आप उत्तर प्रदेश और केंद्र की बात देखें, केंद्र की किसी बात का उत्तर प्रदेश विरोध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक ही पार्टी की सरकारें हैं साहब, सही हो गलत हो कुछ भी हो, लेकिन उसका समर्थन किया जाएगा। लेकिन अगर दूसरे पार्टी की सरकारें होंगी तो तथ्यों के आधार पे, गुण के आधार पे सत्य और असत्य का फैसला करेगी सरकारें। हाँ, राज्यपाल तो है, खैर राज्यपाल है तो अभी चर्चा होगी उसमें। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था बेटा कि ये समस्या बहुत उजागर तो हुई नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं बीच में एक दौर आया जिसमें कोalition सरकारें बनना शुरू हो गई। माने एक पार्टी की सरकारों का वो दौर खत्म हुआ। भारत के अगर राजनीतिक इतिहास में आप देखें तो एक लंबा काल था कि एक पार्टी की सरकार केंद्र में हमेशा बनती रही, और मुझे लगता है उसके बाद फिर आप देखें कोalition की सरकारें आना शुरू हो गई। 12-12, 13-13 पार्टियों की सरकारें मिलकर बन रही हैं। तो जब आप कोalition सरकार केंद्र में बनाएंगे तो केंद्र सशक्त नहीं होगा, क्योंकि 13 बैसाखी पे अगर आप खड़े हो तो हर बैसाखी को संतुलन में साधना होगा। और एक बैसाखी कहेगी कि हम तो घर जा रहे हैं,
है ना, तो आप शहीद हो जाएंगे। तो केंद्र थोड़ा कमजोर रहा, एक दौर आया। लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के बाद फिर एक नया दौर शुरू हो गया, फिर एक पार्टी का दौर। और जब एक पार्टी की सरकारें होती हैं तो पार्टी ताकतवर होती है, सशक्त होती है, नीतिगत फैसले कर सकती है, डिसीजन कर सकती है। वो सही हो गलत हो ये चर्चा के विषय हो सकती है, लेकिन सरकारें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती हैं। क्या आपको लगता है कोalition पार्टी में भी प्रधानमंत्री अपने मन से निर्णय ले लेगा? अगर सबकी राय लिए बिना निर्णय लिया ना तो अगले दिन सरकार गिरेगी। तो अभी तो ये सब नहीं है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि एक पार्टी की सरकारें होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां नेपथ्य में चली जाती हैं, केंद्र की पार्टी का ही वर्चस्व होता है, तो जो झगड़े झंझट है वो खुल के बाहर नहीं आते। लेकिन कोalition की जब सरकारें थी तो अलग अलग जगहों पे क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी ताकतवर थी और उन्हीं के सहयोग से केंद्र में सरकार बनती थी। तो गुर्राएंगे थोड़ी राज्य सरकार से, और गुर्राएंगे तो फिर आप जाएंगे दिल्ली से, सीधी सी बात है। तो उस समय जो विवाद हो रहा था बेटा केंद्र राज्य के बीच में, वो थोड़ा मुखर होकर सामने आने लगा। ये केंद्र राज्य के बीच में जो गतिरोध हो रहे थे वो खुल के आने लगे। तो गतिरोध को कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसके लिए हम लोग कोशिश किए, लेकिन हर संभव ये कोशिश हुई कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। यानी बिना संविधान जो बना वो तो ठीक है, उसमें जो कमी बेसी हो, चर्चा की विषय वस्तु हो सकती है, लेकिन बिना संविधान में संशोधन किए केंद्र राज्य के संबंधों को कैसे बढ़िया किया जा सकता। ज्यादातर समितियों का फोकस इसी बात पे था। कुछ संवैधानिक प्रावधान जो हल्के फुल्के थे, जहां कुछ तकलीफ हो रही थी उसकी बात हो रही थी। तो थोड़ा सा बेटा इस पे एक एक दो दो लाइन हम लोग बात कर ले। पहला लिख लो बेटा, शीतलवाड़ शीतलवाड़ आयोग कब बना था बेटा? हाँ 66। हाँ, लिखें। केंद्र राज्य संबंधों को केंद्र राज्य या संघ राज्य जो भी चाहे लिखें आप, संबंधों को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का क्या किया गया बेटा? गठन किया गया। इन्होंने बताया कि बिना संविधान में संशोधन किए इन्होंने बताया कि बिना संविधान में संशोधन किए केंद्र राज्य संबंधों में सुधार करने का प्रयास होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार करने का प्रयास होना चाहिए। माने इन्होंने कहा कि जो बातचीत के मुद्दे हों उसे सुलझाइए, संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत मेजर इन्होंने डिटेल नहीं दिया। आगे बेटा, राजमन्नार आयोग वर्ष बेटा जी 1969। वेरी गुड, लिखें 1969। केंद्र राज्य संबंधों पर इस आयोग ने निम्न सिफारिशें दी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हम जो सिफारिश बता रहे हैं इतना ही रिपोर्ट नहीं होता। 1600, 1800, 2000 पन्ने का प्रतिवेदन होता है। उसमें से जो फिल्टर जो मामले निकल के आते हैं, मुख्य बिंदु जो आते हैं, उस पर चर्चा होती है। और प्रतिवेदन 3 लाइन का थोड़ा ही होता है। 2500 के 3000 पन्नों के प्रतिवेदन होते हैं, लेकिन उसमें जो बेसिक चीज होती है, मुख्य ध्यान जिस पे होता है, वही आपसे चर्चा की जाती है। पहला लिखें। अच्छा एक चीज बताओ, हमारे संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। पता नहीं संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 7वें में है।
और कोई अगर नया विषय आ गया तो वो भी साथ में नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं जरा समझने की कोशिश करिए। हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना बेटा। यदि कोई बाई द वे नया विषय उत्पन्न हो जाए, संभावना नहीं है। ये जो बंटवारा जब हुआ था तो सारे विषय आ गए थे, अंतरिक्ष था, साइबर क्राइम था, तमाम ऐसी चीजें जो कल को और आएंगी, नई नई चीजें। तो उन विषयों को किस सूची में रखा जाए? तो अवशिष्ट तो केंद्र में लिया जाए। देखो जरा समझने की कोशिश करो कि 3 सूची तो बनाई दी जाती है ना बेटा। एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, यही ना बेटा। तो मुझे लगता है इस पे तो नजरिया एकदम क्लियर है कि संघ सूची संघ के अधीन होगा, राज्य सूची राज्य के अधीन होगा, समवर्ती सूची दोनों के अधीन होगा। लेकिन संघ को थोड़ी प्रायोरिटी दी गई है कि संघ अगर इस विषय पे विधि बना लेगा तो वही माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई नया विषय भी तो पैदा हो सकता है, और नया विषय जब पैदा होगा तो उसको कहेंगे हम लोग अवशिष्ट विषय। एक दिन आपसे हमने चर्चा किया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। बहुत शुरू में हमारे किसी मित्र ने कहा था कि क्वेश्चन दीजिए। जब मैं पढ़ाने गया था तो मुझे लगता है कि 4-6 दिन के बाद ही कहा था किसी मित्र ने कि क्वेश्चन दीजिए सर लिखने के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। याद आ रहा है? हमको तो याद रहता है। तो मैंने उस पर चर्चा करते समय, आपने लिख उख लिया, तो मैंने चर्चा करते समय कुछ पॉइंट पे हिट किया था कि अगर इस प्रश्न को लिखना होगा तो कुछ बिंदुओं पे आपको ध्यान देना होगा, जिसमें मैंने कहा कि अखिल भारतीय सेवा पे ध्यान देना होगा, अवशिष्ट विषयों पे ध्यान देना होगा। दुनिया के जितने संघात्मक संविधान हैं, हर संविधान में अवशिष्ट विषय राज्यों के अधीन दिए जाते हैं। जितने संघात्मक संविधान है उसमें अगर कोई नया विषय पैदा हुआ तो उस पर राज्यों का अधिकार होगा। और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो भी अवशिष्ट विषय होगा उस पर संघ का नियंत्रण होगा। क्लियर है बेटा? तो अब ये तो अपने आप में संघात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल है, ये अपने आप में रंज करने वाली बात है। कोई नया विषय आएगा तो आप काहे ले लोगे? तो कहे कि हम केंद्र है ना। केंद्र कहां है? केंद्र कहां है? केंद्र से राज्य अगर निकल जाए तो इंद्र केंद्र कहीं नजर नहीं आएगा। अरे कहां केंद्र है भैया, बताओगे? केंद्र एक काल्पनिक नाम है, ये वास्तविक नाम है ही नहीं है। राज्यों का समूह भारत है, राज्य मिलके भारत है। भारत कहां है? एक ने कहा दिल्ली में है। दिल्ली केजरीवाल की है ना भैया, तो कहीं कुछ नहीं है। तो समस्या ये है कि जो ग्रेडियंट है जिनसे मिलके भारत दिख रहा है, उन ग्रेडियंट की ताकत होनी चाहिए, जो काल्पनिक है उसकी ताकत कैसे होनी चाहिए। तो कहा गया कि अगर कोई नया विषय आता है तो वो विषय किसको अधीन देना चाहिए? राज्य का। जो हमारे यहाँ क्या था बेटा? केंद्र के पास। तो राजमन्ना आयोग ने पहली रिकमेंडेशन यही की, कहा अवशिष्ट विषयों को या तो समाप्त कर देना चाहिए या तो राज्यों को दे देना चाहिए। और मुझे लगता है ठीक भी कहा। क्लियर है बेटा? लिख लें। अच्छा, ये संविधान में कहीं लिखा होगा अवशिष्ट विषयों के बारे में? नहीं, हम उसके पक्षधर नहीं होते कि अनुच्छेद याद करो, लेकिन किसी न किसी अनुच्छेद में तो होगा ही होगा। संघ की शक्तियों में दिया गया शिक्षा, संघ की शक्तियां जो है, संघ की शक्ति तो हम लोग पढ़े। मुझे लगता है कहीं कुछ खास छोड़ा वोड़ा तो नहीं। अभी तो राज्य पे आ गए, कहीं दिखा तो नहीं। अच्छा, संघ वाली शक्ति वाला मामला मुझे लगता है 52 से 151 तक था, तो इसका मतलब इसी के बीच में होना चाहिए अनुच्छेद। नहीं है एक्चुअल में। हमारे संविधान में आगे 2 भाग हैं, वो बड़े स्पेशल है, दुनिया के हर संघात्मक व्यवस्थाओं में होते हैं, केंद्र राज्य संबंध। तो हमारे यहाँ संविधान में भाग 11 और भाग 12 केंद्र राज्य संबंधों के लेके हैं। तो जो भाग 11 है उसमें प्रशासनिक और विधायी संबंधों की चर्चा की गई, यानी पहले विधायी संबंधों की चर्चा की गई है, फिर प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। और भाग 12
वित्तीय संबंधों पर चर्चा की गई, क्योंकि इसी को लेकर लड़ाई भिड़ाई होगी। अरे देने वाले तो हम अकेले हैं, लेने वाले दो साहब हैं, हम भारत के भी हैं, हम उत्तर प्रदेश के भी हैं, तो योगी जी भी मांगेंगे, मोदी जी भी मांगेंगे, ठीक है। तो झगड़ा तो हो ही सकता है मैंने वित्त को लेके, तो स्पष्ट रूप से विभाजन किया जाए कि भाई इसमें क्या क्या मामला कैसे कैसे होगा, तो वहीं पे चर्चा है बेटा। जो विधायी संबंध है ना, विधायी संबंधों की चर्चा भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में की गई है, तो इसी के बीच में है। तो इतना तो आइडिया लग रहा है, विकल्प में अगर इसके बीच वाला कोई अनुच्छेद दिख गया तो उत्तर तो वही होगा। 248 में है बेटा, है ना, अवशिष्ट विषय की चर्चा की गई, उसी में लिखा हुआ है। अगर ये बोला जा रहा है कि अवशिष्ट विषय का अधिकार केंद्र का होगा, तो आपकी किताब में किसी न किसी नंबर पे जरूर लिखा होगा, वो नंबर हमें याद हो चाहे ना हो। ये 248वें नंबर पे लिखा हुआ है ना बेटा, ब्रैकेट में जरूर लिख लें। अवशिष्ट विषयों को समाप्त कर दिया जाए या राज्यों को प्रदान कर दिया जाए। समाप्त कर दिया जाए या किसको बेटा, राज्यों को प्रदान कर। थोड़ा गति बढ़ाओ बेटा, कुछ आगे बढ़ा जाए, समाप्त कर दिया जाए, पहला रिकमेंडेशन। दूसरी रिकमेंडेशन, अंतरराज्यीय परिषद, ये भी संविधान में है कहीं, कहां है? हाँ बिल्कुल, 262 में क्या है? नहीं, अब ये याद करने वाला मामला है, तो नहीं, याद करने वाला मामला नहीं। अगर संविधान आपने ढंग से पढ़ा होता है, जिसे आप जरूर पढ़ते। अंतरराज्यीय जल विवाद, तो थोड़ा सा सुनो, अभी हम लिखाते हैं बेटा, तो मेरे पढ़ाने का तरीका तो यही है कि मैं घेरूंगा चारों ओर से, है ना। अब जरा समझो कि अभी आपने पढ़ा अनुच्छेद 131, अरे अभी तो कुछ ही दिन हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने? केंद्र राज्य या राज्य के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो उसका निर्धारण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो विवाद में जल विवाद भी हो सकता है, पैसे का विवाद हो सकता है, सीमा का विवाद हो सकता है, किसी प्रकार का विवाद हो। तो फिर ये 262 में अलग से अंतरराज्यीय जल विवाद को क्यों लिखा? क्या जरूरत थी? सर्वोच्च न्यायालय निपटाता ना। अरे बोल नहीं रहो बेटा। तो फिर अलग से 263 लिखने की क्या आवश्यकता थी? अरे 131 अनुमति दे रहा है ना कि संघ राज्य और राज्य के बीच में कोई विवाद होगा, कोई माने कोई, तो उसका निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो जल विवाद भी दो राज्यों के बीच में है, तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो फिर 262 लिखने की क्या आवश्यकता थी? 262 में यही लिखा हुआ है कि अंतरराज्यीय जल अगर विवाद होगा तो अंतरराज्यीय जल विवाद को निपटाने के लिए संसद विधि द्वारा एक ट्रिब्यूनल का निर्माण कर सकती है, एक पंचायत का निर्माण कर सकती है, जो फैसला करेगी कि भाई पानी का बंटवारा किसको किसको कितना करना है, ताकि ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जाए ही ना, उसको पहले ही समाधान कर लिया जाए। क्योंकि भारत में आपको पता है कि नदियों का जाल है, नदियां इधर से उधर, उधर से इधर, ये तो तय था, आज नहीं तो कल यह बवाल होना ही होना है इस देश में। और कहीं भी होता है, जब नदियां अलग अलग सीमा क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो नदियों को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाते हैं। तो इसका समाधान की एक परमानेंट व्यवस्था कीजिए, और संसद ने परमानेंट व्यवस्था कर दिया। संसद ने व्यवस्था यह कर दिया कि नदी जल विवाद का हर निर्णय सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा। तो क्या जरूरत थी 262 लिखने की? फिर तो 131 खुद ही पर्याप्त था। इन्होंने अपनी जान छुड़ा लिया कि कल को अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ दिया जाएगा। राजनीति में होती है बेटा। कावेरी नदी जल विवाद को लेके ना कर्नाटक और तमिलनाडु का चुनाव होता है, पूरा इलेक्शन होता है वही मुद्दा लेके। तो क्यों उस पचड़े में हम पड़े भाई? कहीं ऊंच नीच हो गया तो सारा वोट गड़बड़ा जाएगा। तो ठीकरा फोड़ दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के सर, जो कहेंगे वो जानेंगे। बहरहाल चलो बेटा लिखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की जाए। ब्रैकेट में अनुच्छेद जरूर लिख लेना। अंतर्राज्यीय परिषदों की क्या की जाए बेटा? स्थापना की जाए। हो गया बेटा?
तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए। और हम आपको बहुत पहले बता चुके थे बेटा कि अखिल भारतीय सेवाएं संघात्मक व्यवस्थाओं के प्रतिकूल हैं। किसी भी संघात्मक व्यवस्था में इस तरह की सेवा नहीं होती, हमारे यहां है। अब हम अभी उसको डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा, चर्चा नहीं करेंगे, क्यों है कैसे है हम आपको बताएंगे। राज्य सूची के विषय में राज्य के कर्मचारी काम करेंगे ना, कि राज्य सूची के विषय का सबसे बड़ा अधिकारी जो आके बैठेगा केंद्र वाला, फिर सुनेगा हमारी। पुलिस राज्य सूची का विषय है कि केंद्र सूची का विषय है? इसका सबसे वरिष्ठ अधिकारी केंद्र का आके क्यों बैठेगा? ये तो राज्यपाल वाली हालत हो जाएगी। वो फिर हमारी क्यों सुनेगा? उसकी वफादारी किसके प्रति होगी ज्यादा? ये ऐसी बात है। ट्रांसफर पोस्टिंग करके आप उसके ऊपर नियंत्रण थोड़ी बना लोगे। तो ये सही में बेटा करारी चोट है। लेकिन एक बात कि भारत जैसे देश के लिए प्रणाली उचित थी। हम विचित्र लोग, तो हमारे लिए विचित्र ही संविधान चाहिए था, है ना। तो सुभाष कश्यप ने एक बार कहा था, किसी देश का संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, लोग अच्छे बुरे होते। संविधान लाख बुरा हो लोग अच्छे हो तो बढ़िया चलेगा, संविधान लाख अच्छा हो लोग बुरे हो तो तहस नहस कर ही डालेंगे। तो संविधान को काहे दोष देना है भाई? हम लोग इतने लायक थे, अभी भी लायक हैं, तो इसके लिए तो बढ़िया संविधान चाहिए ही था जो बनाया गया। यानी केंद्र को ताकतवर बनाने की हर संभव कोशिश हुई, एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हो, और बिल्कुल बनाया। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हम लोगों ने किया। और घुमा फिरा के अगर देखोगे तो सारे आयोग ने कहीं न कहीं इस बात को रीट्रेट कहा कि एक शक्तिशाली केंद्र होना ही चाहिए भारत जैसे देश में, नहीं तो देश बिखर सकता है, बिखरने की संभावना हो सकती है। आगे बढ़े बेटा। सरकारिया आयोग, कौन सा बेटा? सरकारिया आयोग। लिखें। अब वो तो लिख ही चुके हो 83 और 88, तो बार बार एक ही चीज लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। लिखें। पूरा नाम इनका पता है ना? हाँ, रणजीत सिंह सरकारिया, RS सरकारिया कहा जाता है 60 में। तो पूरा नाम वाम का मतलब नहीं है हायर कंपटीशन में। हाँ, पता नहीं क्यों लोग पूछते हैं और क्यों लोग याद करते हैं, है ना। फुल फॉर्म बता दीजिए, नाम बता दीजिए। कहीं देखा है पूछते हुए फुल फॉर्म नाम? उसके काम पे नजर रखो, वही ज्यादा जरूरी है। वैसे अगर आप पढ़ रहे हैं गंभीरता से तो पूरा नाम तो याद ही हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा। तो सरकारी आयोग का गठन क्यों किया गया, ये अपने आप में प्रश्न है। केंद्र राज्य संबंधों के विषय में गठित किया गया। सरकारी आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन किया, और सरकारी आयोग ने पहली बार कहा कि संविधान में संशोधन कर लीजिए, है ना बेटा। क्योंकि जिसको लेके सबसे अधिक बवाल है उसको ठीक कर लीजिए। और किसको लेके बवाल है आपको पता ही है, अभी वही पढ़ने जाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। लिखें। हाँ, अरे छोड़ो, सब चर्चा करना ठीक नहीं है। लिखें। अनुच्छेद 155 को पॉइंट बना के लिखो बेटा। अनुच्छेद 155 को संशोधित करना चाहिए, जिसमें यह प्रावधान बनाना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय किससे बेटा? मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। बहुत लंबे चौड़े रिकमेंडेशंस हैं बेटा, तो उसमें से कुछ प्रमुख ही उचित है बताना। दूसरा, राजनैतिक व्यक्तियों को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए।
नहीं बनाया जाना चाहिए। अगला बेटा, किसी राज्य का राज्यपाल अन्य प्रदेश से होना चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल अन्य प्रदेश से होना चाहिए। हाँ, एक और लिखो बेटा, और लिखें, राज्यों की बिना अनुमति के केंद्रीय सशस्त्र बलों को राज्यों में नियुक्त किया जा सके। जो केंद्रीय सशस्त्र बल है ना बेटा, जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, तो केंद्र की पुलिस है ना बेटा, केंद्र सरकार के अधीन है ना। तो इनको जब राज्यों में डिप्यूट किया जाए तो राज्य अगर विरोध करे या राज्य की इच्छा हो चाहे ना हो, फिर भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो सशस्त्र बलों को राज्यों में लगा सकती है। अमूमन राज्यों को थोड़ी परेशानी होती है, राज्य उसका विरोध भी करने लगते हैं कि हमारे इलाके में आपके लोग क्या कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल सेना है, मिलिट्री है, तो सेना पूरे भारत के लिए है, और किसी मुख्यमंत्री से पूछ के सेना थोड़ी उस राज्य में प्रवेश करेगी। तो सेना कोई ड्रिल कर रही थी पश्चिम बंगाल में, और बहन जी ने, दीदी ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सेना हमारे प्रदेश में क्या कर रही है। अरे सेना किसी प्रदेश की थोड़ा ही होती है, सेना भारत की होती है। तो फिर एलिगेशन वगैरह लगा कि ये कब्जा करना चाहते हैं, अपदस्थ करना चाहते हैं, राजनीतिक लोग यही सब बोलते हैं। ऐसा थोड़ी हो। सीबीआई गई, वो ड्रामा आपने देखा होगा, सीबीआई गई किसी से पूछताछ करने, सीबीआई को ही गिरफ्तार कर लिया। तो ये सब होना चाहिए इस देश में। फिर पैरामिलिट्री फोर्स साथ में गई, फिर सीबीआई की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल भेज दिया गया, तब जाके जान मान बची। ये दूसरे देश में आप गए हो कि सीबीआई को पकड़ ले और सीआरपीएफ वाले जाए तो उनको गिरफ्तार कर ले। तो यही सब हो रहा है, इसी सब के लिए लिखा गया बेटा, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो चलता रहता है। आगे बेटा, पुंछी आयोग भी लिखो, निपटाओ बेटा, संविधान पे प्रवेश करना है आज। पुंछी आयोग, केंद्रीय सशस्त्र बलों को बिना राज्य सरकारों की इच्छा के भी डिप्लॉयड या नियुक्त किया जा सकता है, या करना चाहिए। माने ये अधिकार केंद्र के पास होना चाहिए। कुल मिला जुला के रिकमेंड किया सरकारी आयोग ने कि एक सशस्त्र केंद्र की आवश्यकता है, यानी केंद्र सशस्त्र होना चाहिए, उसके पास ताकत जाए। सशक्त नहीं होगा तो महाड्रामे वाले प्रदेश में, भारत में समस्या कभी भी हो सकती है ना बेटा। चलिए, पुंछी आयोग लिखिए बेटा। हाँ, तो 2007 2010 है ना बेटा, 2007 में बनाया गया और 2010 में इन्होंने रिकमेंडेशन किया। तो इनको क्यों बनाया गया वो जरा समझिए। एक्चुअल में 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय जगत में और भारत में भी बड़े परिवर्तन हुए। आर्थिक क्षेत्रों में भी, सामाजिक क्षेत्रों में भी काफी चेंजेस हो गए। और जैसे आपने देखा कि आर्थिक उदारीकरण का इम्पैक्ट अब आना शुरू हो गया। आर्थिक उदारीकरण से भारत को धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ भेजा जाने लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई, प्राइवेटाइजेशन तेजी से होने लगा। तो इस सब परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य के बीच में अच्छे संबंध तो होने चाहिए। एक चीज बताऊं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आती है और वो भारत में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो फैक्ट्री कहाँ लगाएगी? केंद्र में नहीं, कहा है केंद्र में नहीं लगाएगी। अरे केंद्र तो कहीं है ही नहीं है भैया। तो जब भी वो फैक्ट्री लगाएगी तो किसी न किसी राज्य में ही लगाएगी, और अनुमति कौन दे रहा है? केंद्र। तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना कि अनुमति दिए हो तो लगवाओ अपने यहां, हमारे भूभाग में तो नहीं लगेगा। तो ढेर सारे गतिरोध हो सकते थे ना बेटा। तो इस परिप्रेक्ष्य में आयोग बनाया गया कि भाई इस तरह के गतिरोधों को कैसे खत्म किया, यानी आर्थिक और सामाजिक जो परिवर्तन हुए स्पेशली 21वीं सदी में, इसमें केंद्र संबंधों को कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। लिख लें। हाँ, 21वीं शताब्दी में बदले हुए आर्थिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में
किस प्रकार केंद्र और राज्य के संबंधों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए। तो मोटा मोटा इनका पूरा जो रिकमेंडेशन था इसी के इर्द गिर्द था कि आखिरकार जो बदलते आर्थिक और सामाजिक जो परिवेश है इसमें कैसे ठीक किया जाए। एक सुनो, एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ थी। जैसे मान लो कि अभी तो योजना आयोग खत्म हो गया, लेकिन पहले हमारे यहाँ योजना आयोग था। तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था, हाँ या ना? बनाता था। पंचवर्षीय योजना कहाँ लागू होती थी? भारत में लागू होती थी। भारत का मतलब हर प्रदेशों में भी लागू होती थी। प्रदेश जो हैं वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो आप जरा समझने की कोशिश करिए बेटा। केंद्र हो सकता है, मैं एलिगेट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह हो सकता है कि केंद्र कोई ऐसी योजना बनाए जिसमें एक पार्टी विशेष को लाभ मिले। कुछ इस तरह की योजनाएं बनाए। अब कई योजनाएं हैं, वो हम क्या नाम लें, आप खुद ही समझ रहे हैं। केंद्र इस तरह की योजना हो सकता है पंचवर्षीय योजनाओं में बनाने की कोशिश करे कि जिन योजनाओं से उनको राजनीतिक लाभ मिले, और राज्यों में अगर मान लीजिए दूसरे पार्टी की सरकारें हैं तो उनको तो नुकसान हो जाएगा। तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह राज्य विरोध करेगा कि इस तरह की योजना हमारे यहां नहीं लगेगी। तो गतिरोध तो है ना बेटा। तो पंचवर्षीय योजना कैसे पूरे भारत में लागू हो पाएगी? अरे एक चीज बताओ, पंचवर्षीय योजना का निर्माण कौन करेगा? योजना आयोग करेगा। योजना आयोग किसका अभिकरण है? राज्य का, केंद्र का अभिकरण है। तो योजना बना लिए तो फिर राज्य के ऊपर लागू करेंगे अगर, और राज्यों को अगर पसंद न हो तब तो मुसीबत हो जाएगी। राज्य व्यवधान डालना चाहेंगे तो उनके पास तरह तरह के व्यवधान है। मैंने अभी कहीं सुना कि जो किसान निधि है वो पश्चिम बंगाल में आज तक एक व्यक्ति को नहीं मिला। सही है ना? हाँ, मैंने कहीं पढ़ा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि डेटा आंकड़ा देना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य कह रहा है कि भाई आंकड़े जुटा रहा है, कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर लेंगे आप? कुछ कर लेंगे? लिख रहे हैं, सबका फोन नंबर डिटेल उटेल नोट कर रहे हैं। करेंगे 100-200 सालों तक नोट, तब ना देंगे आपको। तो इस तरीके से भी तो बाधित कर दिया ना। तो अगर राज्य सरकार बाधित करने के मूड में ही आ जाएगी, केंद्र की योजना को हम रोकेंगे किसी न किसी तरीके से, और जिससे कहीं इनको कुछ राजनीतिक लाभ न मिल जाए, तो उनके पास 72 रास्ते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल को उदाहरण तो मैंने दिया ही कि भाई किसान निधि पूरे भारत के लिए है ना बेटा, भारत के हर किसानों के लिए। वहां एक ढेला नहीं मिला किसी को। क्यों नहीं मिला? क्योंकि राज्य सरकार कहीं ना कहीं बीच में गतिरोध पैदा कर दे रही है। तो आखिरकार योजना आयोग को रिकमेंडेशन तो जरूरी है ना बेटा। तो उसके लिए एक संस्था हमारे यहाँ हुआ करती थी बेटा, जिसका नाम था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। नहीं पढ़ा था इसके बारे में? योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों का गठन केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर हुआ, जो 1946 में बनाई गई। उन्होंने योजना आयोग का भी रिकमेंडेशन किया और उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद का रिकमेंड। तो योजना आयोग का रिकमेंडेशन तो बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि एक योजना आयोग रहे जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करे। लेकिन योजना आयोग की पंचवर्षीय योजनाओं को हम काहे माने? मैं क्यों मानूं भाई? कोई प्रदेश क्यों माने? ये जान रहे थे नियोगी साहब। अंतरिम सरकार बनते ही, अरे 46 में हम स्वतंत्र नहीं हुए थे बेटा, और नियोगी आयोग 46 में बन गया था। यानी अंतरिम सरकार जब हमारे यहां बन गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, तो ये आयोग बना दिया गया था, भैया आगे हम लोग अभी स्वतंत्र होने जा रहे हैं, तो देश का कैसे कैसे विकास करेंगे, एक रोल मॉडल दीजिए। तो समझ रहे थे कि योजना आयोग बना देने भर से काम नहीं बनेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और इंप्लीमेंट करने में ये सब परेशानी आ जाएंगी राजनीतिक पार्टियों की। तो उन्होंने कहा कि एक परिषद बना दी जाए जिसका नाम होगा एनडीसी। तो कहा कि इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री, हर राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक भी इसके सदस्य होंगे, और ये लोग अगर बैठ के फैसला कर लें कि योजना आयोग ने जो योजना बनाई है वो योजना ठीक है और पूरे भारत में लागू होगी, तो फिर कौन माई का लाल रोक लेगा?
जब सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सहमत हैं, सारे संस्थाशासित क्षेत्रों के प्रशासक सहमत हैं, तो फिर कहां कोई संकट है। और ये ना होता तो फिर संकट ही संकट था। इसीलिए संथानम समिति ने इसे सुपर कैबिनेट कहा, यानी एनडीसी को उन्होंने कहा कि ये वास्तव में कैबिनेट नहीं है, ये तो सुपर कैबिनेट है, क्योंकि पूरे भारत में इससे बड़ी कैबिनेट कौन होगी, क्योंकि ये कैबिनेट जो फैसला करेगी उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हों, जिसके सदस्य पूरे भारत के मुख्यमंत्री हों, ये लोग मिल बैठ के अगर हां कह दें किसी चीज को, तो हैसियत किसकी है जो रोकेगा। इसीलिए तो सुपर कैबिनेट कहा गया है ना बेटा। बहरहाल, तो कहने का मतलब यह है बेटा कि आखिरकार समस्या तो है ही है ना। केंद्र अगर कुछ आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करने की कोशिश करेगा तो परिवर्तन कहां होगा, राज्य में ही ना होगा। तो अगर इनके बीच में प्रॉपर रिलेशन नहीं होंगे और रस्साकसी होगी, तनातनी होगी राजनीतिक विषयों को लेके, तो फिर तो देश गर्त में जाएगा। राजनीतिक हित लोग साधेंगे और देश जा रहा है गर्त में। तो इसीलिए पुंछी आयोग ने कहा कि भाई इस तरह का आप लोग कॉम्बिनेशन बनाइए ताकि सामाजिक और आर्थिक जो भी कार्यक्रम हो वो इस देश में चले। हम विदेशी निवेश को आकर्षित कर रहे हैं, एफडीआई को आकर्षित कर रहे हैं, हम 100% एफडीआई को आकर्षित कर रहे हैं। आखिर कहां फैक्ट्री लगवाओगे, प्रदेश में ही लगवाओगे ना। तो प्रदेश अगर अड़ंगा डालने के मूड में आ जाएगा तो डाल देगा अड़ंगा, उसके पास बहुत तरीके हैं। और सपोर्ट के मूड में आएगा तो बियॉन्ड द रूल जाके सपोर्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास बहुत तरीके हैं। चलो बेटा अब शुरुआत करते हैं, बातें बहुत हो गई। तो पहला लिखें राज्य की कार्यपालिका। अरे यहां भी वैसे ही है, जिस पहले कार्यपालिका का वर्णन है, फिर विधायिका का वर्णन है, फिर न्यायपालिका का वर्णन है ना। तो थोड़ा सा स्टार्ट तो कर ही दिया जाए, लिखें। तो पहले तो एक नोट बना लो बेटा, अनुच्छेद 152 को डिफाइन कर लिया जाए। यही ना शुरुआत है 152 से। हाँ लिखें, अनुच्छेद 100 नहीं, उसका नाम मत लिखो। इस अनुच्छेद के अनुसार भाग 6 के सभी उपबंध भारत के सभी राज्यों पर समान रूप से प्रभावी होंगे। सॉरी, सामान्य रूप से क्या होंगे बेटा, प्रभावी होंगे। क्लियर है? सामान्य रूप से प्रभावी होंगे। इसमें जम्मू कश्मीर सम्मिलित नहीं था। वो उस जमाने की बात है जब वो राज्य हुआ करता था, है ना बेटा। तो मैंने आपसे वायदा किया था ना कि कई जगह राज्य आएंगे, तो फिर राज्य दिखाना बेटा। अरे भाई, भाग 3 में भी राज्य आया था, भाग 4 में भी राज्य आया था, और मैंने कहा था आपसे कि भाग 6 में भी राज्य आएगा। भाग 3 और भाग 4 का राज्य तो एक कैटेगरी का था, लेकिन यह भी राज्य क्या वही है जो भाग 3 वाला है, अनुच्छेद 12 वाला है? नहीं। यहां राज्य का अभिप्राय यह है कि संविधान की पहली अनुसूची में जो राज्यों का उल्लेख किया गया है उस राज्य से अभिप्राय है ना बेटा। यानी हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है उसी में तो 1956 में जब हम लोगों ने पुनर्गठन किया तो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की श्रेणी बना दी और उसी में राज्यों का उल्लेख किया। तो यह उन राज्यों के लिए है, न कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 वाले राज्य से है। तो यहां राज्य का वही अर्थ है जो सामान्य रूप से हम लोग समझते हैं। क्लियर है बेटा? जम्मू कश्मीर को छोड़ के आगे लिखो, अनुच्छेद 53, 153। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या बेटा? एक राज्यपाल होगा। तो इसमें भी कुछ बवाल हुआ तो इसे भी ठीक किया गया,
है ना, लिख लें। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे संशोधित किया गया तथा यह स्थापित किया गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का क्या बेटा राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। ऐसी दशा में उनके वेतन व भत्ते, ऐसी दशा में उनके वेतन, उनके माने किनके, हाँ वेरी गुड, ऐसी दशा में उनके वेतन व भत्ते उन राज्यों में उस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, उन राज्यों में उस अनुपात में विभाजित किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करें। जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करे। ठीक है। जब वो नियुक्त करेंगे ना बेटा, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाएंगे तो तुरंत आदेश में निर्धारित कर देंगे कि इनके वेतन का हिस्सा कौन कौन कितना कितना देगा। ये कोई पहले से नियम नहीं है। वो हो सकता है कह दें कि एक ही राज्य जो वेतन दे रहा है वही देता रहेगा। वो कह सकते हैं कि आधा आधा बांट लो, उनका जो मन करेगा वो आदेश में। ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप लोग आधे आधे पे ज्यादा चले जाते हो 2 राज्यों के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कह दे महामहिम अपने आदेश में वह होगा। आगे बेटा अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका का मुखिया राज्य की कार्यपालिका का मुखिया कौन होगा बेटा? राज्यपाल होगा। क्लियर है बेटा? तो सामान्य रूप से अगर देखोगे तो जो राज्यों के राज्यपाल हैं वो राज्यों में दोहरी भूमिका में होते हैं और डबल रोल में होते हैं। और जब कोई व्यक्ति डबल रोल में होता है तो दोनों रोल के साथ न्याय नहीं कर पाता। कोई एक रोल दूसरे रोल पे डोमिनेट कर जाता है। कोई पिक्चर देखो डबल रोल वाली, है ना? एक ही व्यक्ति डबल रोल अगर कर रहा है तो आप देखें कोई एक रोल उसका डोमिनेटिंग हो जाता है, एक रोल उसका थोड़ा दब जाता है। तो हमारे राज्यपाल भी डबल रोल निभाते हैं। एक रोल है उनका राज्य की कार्यपालिका के मुखिया के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के रूप में, और एक रोल है इनका केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। तो मुझे लगता है इसमें कौन वाला रोल डोमिनेट करता है बेहतर समझ रहे हैं ना बेटा? चलो लिखो, राज्यों के राज्यपाल दोहरी भूमिका का निर्वहन करते हैं। अरे भाई, जिसके रहमो करम पे जीना है उसकी काहे नहीं सुनना है? ठीक है। राज्यों के राज्यपाल दोहरी भूमिका का निर्वहन करते हैं। नंबर 1, राज्य की कार्यपालिका के मुखिया तथा संवैधानिक प्रमुख के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के रूप में, ठीक है बेटा, और दूसरा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। अच्छा, राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ये सब खूब याद बात किए भाई, बड़ा अच्छा लगता है जब पूछते हैं आप तुरंत बताते हो। वेरी गुड। चलिए
आगे राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 155। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। अब इसी की चर्चा तो हुई थी ना, सरकारी आयोग ने इसी का नाम लिया था ना बेटा, लिखे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सहमत है ना? बाकी हम नहीं बोलेंगे, बाकी आप समझ रहे हैं, मतलब खाली करता है, कोई करवाता है ना? करता है बेचारा, क्या करे, इसी को करना है तो करता है, लेकिन इसका अर्थ ये ना समझे कि अपने विवेक से करता है ना? हाँ, दस्तखत मुहर होती है। सामान्य रूप से जो इसका कार्यकाल होगा बेटा, वो तो 5 साल का होता, लेकिन कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर रहेगा, है ना? यानी एक ऐसा संवैधानिक पद है हमारे देश में बेटा, जिसको हटाने की कोई संवैधानिक प्रक्रिया ही नहीं है।